एशियन पेंट्स एक ऐसा स्टॉक जिसने 2012 से 2022 तक 10x से ज्यादा का रिटर्न दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 30% कैगर का रिटर्न दिया है। फिर भी अब एशियन पेंट्स का 5 साल का रिटर्न नेगेटिव है। और एशियन पेंट्स की केस स्टडी उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा लेसन है जिनको लगता है कि एक अच्छी बैलेंस शीट और एक अच्छा ब्रांड होना इनफ होता है, जबकि उनको ये नहीं पता कि मार्केट को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है। तो आज देखते हैं कि भाई एशियन पेंट्स में चल क्या रहा है और क्या सही में इज दिस द एंड ऑफ एशियन पेंट्स। तो सबसे पहले एशियन पेंट्स के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। तो एशियन पेंट्स के बिजनेस का मोट असल में पेंट बनाना नहीं है, इसके बिजनेस का मोट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, जो इसने पैन इंडिया एक्सपैंड कर रखा है। अब देखो ये क्या करते हैं, ये पेंट बना के अपने डीलर्स को बेच देते हैं और इनके डीलर्स के पास इन्होंने एक टिंटिंग मशीन रखवाई हुई है और उस टिंटिंग मशीन में इनका डीलर अलग अलग कलर्स को मिक्स करके कस्टमर्स के लिए कोई भी एक नया कलर बना के दे सकता है। तो इसकी वजह से इनके पास कलर्स के बहुत सारे शेड्स होते हैं, कस्टमर जिसमें से इजीली चूज कर सकता है। और इनका 75% रेवेन्यू इस डेकोरेटिव बिजनेस से आता है जिसमें ये पेंट बेचते हैं अपने कस्टमर्स को। अब इनके बिजनेस में 4 सेगमेंट है। सबसे पहले तो ये डेकोरेटिव बिजनेस का सेगमेंट जिसमें ये पेंट बेचते हैं और ये इनके रेवेन्यू का 75% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू अब भी पेंट बेच के ही आ रहा है। फिर दूसरा सेगमेंट है इनका इंटरनेशनल बिजनेस का सेगमेंट, जिसमें ये अपने प्रोडक्ट्स मिडल ईस्ट, अफ्रीका ऐसे अलग अलग बाहर के देशों में सेल करते हैं। तीसरा सेगमेंट है इनका इंडस्ट्रियल कोटिंग्स का सेगमेंट। इसमें ये क्या करते हैं, ये अलग अलग बिजनेसेस को कोटिंग्स बना के बेचते हैं। सपोज किसी की स्टील की कंपनी है तो ये क्या करेंगे, उस पर प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देंगे ताकि उस कंपनी का स्टील खराब ना हो। तो ये इनका B2B का सेगमेंट है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस का सेगमेंट है। और इनका चौथा सेगमेंट है होम डिकोर एंड सर्विसेज का सेगमेंट। तो ये कंपनी पेंट तो बेच ही रही थी, अब ये उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये पूरी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। अब तक कस्टमर क्या करता था कि वो पेंटर के पास जाता था और कंपनी को पेंटर को इंसेंटिव देने पड़ते थे कि भाई हमारा ब्रांड सजेस्ट करो कस्टमर को, और फिर वो पेंटर इनका ब्रांड यूज करके कस्टमर के घर में पेंट कराता था। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, वो एंड टू एंड सर्विस में घुस रही है। तो इसमें ये क्या करेंगे कि ये कस्टमर को पेंट सेल नहीं करेंगे, ये कस्टमर को एक सर्विस सेल करेंगे कि भाई आप पेंट भी हमसे ले लो और अपने घर में पेंट भी हमसे ही करा लो, जिसमें ये अपने एक्सपर्ट्स को भेज देंगे कस्टमर के पास। तो ये सर्विस सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं होम डिकोर के। अब ऑल्दो इनके बिजनेस में 4 सेगमेंट है, लेकिन 75% से ऊपर का रेवेन्यू इनके डेकोरेटिव बिजनेस से ही आता है, यानी कि पेंट्स बेच के ही आता है। इंडस्ट्रियल बिजनेस से इनका 12% के आसपास का रेवेन्यू आता है, जिसमें ये कंपनीज को प्रोटेक्टिव कोटिंग्स बना के देते हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस से इनका 10% रेवेन्यू आता है, जिसमें ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। और लास्टली जिसमें अभी ये एंटर करे है होम डिकोर की सर्विस में, जिसमें ये कस्टमर्स को एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पेंट से रिलेटेड, उससे इनका सिर्फ 2.5 से 3% रेवेन्यू आता है अभी तक। तो मतलब ये कंपनी के ऑल्दो 4 सेगमेंट है, लेकिन इनका मेन सेगमेंट आज भी पेंट बेचना ही है और यही इनका कोर प्रॉफिट का इंजन है। तो देखो पेंट इंडस्ट्री ना एक साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है, मतलब जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ती है ना, तो उस टाइम पे क्योंकि ज्यादा घर बनते हैं या ज्यादा ऑफिसेज बनते हैं, तो पेंट इंडस्ट्री भी उस टाइम पे ग्रो करती है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कम हो जाती है तब पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो पेंट इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। और इनफैक्ट मैनेजमेंट तो ये बता रही है कि जो लोग ओकेजन्स पे जैसे शादियों पे अपने घर पे पेंट कराते थे ना, अब तो वो भी कम हो गया है, क्योंकि लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने लग गए हैं, तो लोग घर पे पेंट ही नहीं कराते ओकेजन्स पे भी, तो वो भी कम हो गई है करंटली। अब सबसे पहले इसके Q3 FY26 के रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो इनकी सेल्स 4% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, यानी कि ये निफ्टी से बहुत कम रेट पे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 12 से 15% के रेट पे ग्रो करता है। अब इनकी सेल्स इतनी कम इसलिए हुई है क्योंकि अब की बार दिवाली जल्दी आ गई थी, तो इनको कम टाइम मिला फेस्टिवल पीरियड का अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और उसके बाद लंबा मानसून चला जिसकी वजह से इनकी सेल्स अफेक्ट हो गई। अब इनकी रूरल एरियाज में ज्यादा अच्छी सेल आई है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज से। अब इस क्वार्टर में तो इनकी सेल्स ग्रोथ सिर्फ 4% हुई है। और कॉन कॉल में मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम होप कर रहे हैं कि हमारी डिमांड वापस आ जाए, यानी कि हमारी अच्छी साइकिल वापस आ जाए। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैनेजमेंट उम्मीद पे बैठी हुई है कि इनकी अच्छी डिमांड वापस आ जाए। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी बिजनेस में कि मैनेजमेंट डिमांड की उम्मीद लेके बैठी हुई है, उनको पता ही नहीं है कि डिमांड कब वापस आएगी। अब इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 44.3% है, जो 200 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। तो अब ये बात करते हैं कि इनका मार्जिन क्यों इंप्रूव हुआ है। सबसे पहले तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है।
दूसरा, पेंट इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, उनके प्राइसेस 1.1% से डिक्रीज हो गए, यानी कि उनमें 1.1% की डिफ्लेशन आई है, जिस वजह से भी इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। और तीसरा, इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी है, जिसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई और इस वजह से भी इनके मार्जिन इंप्रूव हो गए। अब जो इन्होंने सेल्स बढ़ाई है ना, वो भी कंसर्न का साइन है, क्योंकि इन्होंने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा डिस्काउंट दिया है, तो ये भी एक कंसर्न का साइन है। और मैनेजमेंट ये कह रही है कि हमें डिस्काउंट इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि उसमें बिरला ओपस ने एंट्री कर ली है 10,000 करोड़ के केपेक्स के साथ, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है और इनको ज्यादा डिस्काउंट दे दे के अपनी सेल करनी पड़ रही है, तो ये भी एक कंसर्न का साइन है। ऑल्दो इनकी सेल इंक्रीज हो गई, पर वो सेल भी डिस्काउंट दे दे के आ रही है। और मार्जिन पे मैनेजमेंट ये कह रही है कि देखो भाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंपैक्ट हो रहे हैं, जिससे उनको इफेक्ट पड़ता है। सेकेंडली, जो इनका रॉ मटेरियल है, क्या पता ये उसको इंपोर्ट ही ना कर पाए इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। और तीसरा, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है, बिरला ओपस भी एंटर कर गया है ना, तो मैनेजमेंट बता रही है कि हमें अपनी मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो इनके एबिटा मार्जिन 18 से 20% के बीच में ही रहेंगे। अब देखो, जब भी कोई मैनेजमेंट ये बोले ना कि भाई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, हम तो अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, जो सब एशियन पेंट्स कर रही है, तब वो एक रेड फ्लैग होता है। अब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा दें तो वो 7.7% से ग्रो किया है, यानी कि ये निफ्टी से बहुत कम रेट पे ग्रो कर रहे हैं। और अगर मैं एक्सेप्शनल आइटम्स को इंक्लूड कर दूं ना, तो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 5% की डी ग्रोथ हुई है। मतलब इनका प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा बल्कि उल्टी साइड जा रहा है और डी ग्रो कर रहा है, यानी कि मैनेजमेंट सेल्स तो सिर्फ 4% से ग्रो कर रही है, जो कि निफ्टी से बहुत कम है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कोई खास ग्रोथ नहीं है। और कॉन कॉल में आके मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि भाई हमें नहीं पता हमारी सेल्स कब आएगी, हम तो होप कर रहे हैं कि हमारी सेल्स आ जाए और ये साइकिल ठीक हो जाए। मतलब हम उम्मीद पे बैठे हुए हैं। अब तुम खुद सोचो कि ये कितने बड़े बड़े रेड फ्लैग्स हैं कि कंपनी उम्मीद पे बैठी हुई है सेल करने के लिए। बाकी इन्होंने अब की बार 3,500 से 4,000 रिटेलर्स और ऐड किए हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसकी वजह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अब 1.6 लाख रिटेल आउटलेट से ज्यादा हो गई है। अब वैसे तो मैं तुम्हें बताता कि इनके चारों सेगमेंट में कितनी ग्रोथ है और मैनेजमेंट क्या सोच रही है किस सेगमेंट का लेके, लेकिन सच बताऊं, क्योंकि ये कंपनी सेल सिर्फ 4% से ग्रो कर रही है ना, तो मेरा मन ही नहीं करेगा भाई कि मैं इसके सेगमेंट वाइज मैट्रिक्स पे दिमाग लगाऊं, क्योंकि ये अपनी सेल तो 4% से ग्रो कर रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7% से ग्रो कर रही है। तो मैं तुम्हें इनके सेगमेंट वाइज मैट्रिक्स नहीं दिखा रहा, सिर्फ इनकी ग्रोथ दिखाऊंगा और इनकी फ्यूचर की गाइडेंस बताऊंगा और ये दिखाऊंगा कि कैसे बिरला ओपस आके इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रहा है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बिरला ओपस की स्टोरी सुनाऊं। अगर तुम्हें ये जेन्युइन रिसर्च पसंद आ रही है ना, तो फटाफट अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब ये डिस्कस करते हैं कि बिरला ओपस कैसे एशियन पेंट से मार्केट शेयर खींच रहा है। तो देखो, जब भी तुम पेंट खरीदने जाते हो तो तुम क्या करते हो, डीलर के पास जाते हो और डीलर से पेंट खरीदते हो। अब जो कंपनीज है ना, जैसे एशियन पेंट्स हो गई या बिरला ओपस हो गई, ये उस डीलर को इंसेंटिव देती हैं जितने भी ये पेंट बेचते हैं उसके हिसाब से। तो बिरला ओपस क्या करता है, वो एशियन पेंट से ज्यादा इंसेंटिव दे रहा है डीलर्स को। और दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट है ना, वो भी बिरला ओपस का एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में सस्ता है, तो यानी कंज्यूमर को भी फायदा मिल रहा है क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, और डीलर को भी फायदा मिल रहा है क्योंकि उसको ज्यादा कमीशन मिल रही है प्रोडक्ट बेच के। तो इन दोनों चीजों की वजह से बिरला ओपस एशियन पेंट से मार्केट शेयर खींच रहा है। और ये तो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी के पास कितना मार्केट शेयर है करंटली। फर्क इससे पड़ता है कि गोइंग फॉरवर्ड कौन मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है और कौन मार्केट शेयर लूज कर रहा है। तो एशियन पेंट्स अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है कंपटीशन की वजह से, जो कि एक कंसर्न का साइन है। और पता है कंपटीशन के बारे में मैनेजमेंट क्या कह रही है कि भाई कंपटीशन तो गोइंग फॉरवर्ड अब रहेगा ही, क्योंकि नए नए प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं। लेकिन ये बोले कि भाई हम तो लीडर हैं, तो हम ना अपने प्रोडक्ट पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। लेकिन सच बात तो ये है कि बिरला ओपस ना इनसे ज्यादा रेट पे अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है, यानी कि इनकी सेल्स को खा रहा है और इनका मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। और इसीलिए मैं तुम्हें ये बात हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमें किसी भी बिजनेस को हर 3-3 महीने में ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि ना दुनिया रोज बदलती है। जिस बिजनेस में आज ग्रोथ है ना, कल को उसमें ग्रोथ जा सकती है, और जिस बिजनेस में आज ग्रोथ नहीं है, कल को उसमें ग्रोथ आ सकती है। तो दुनिया डायनेमिक है। जो कंपनी पहले ज्यादा सेल करती थी ना, जरूरी नहीं है वो आज भी ज्यादा सेल करेगी। कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आके क्या पता उसकी पूरी सेल को कैप्चर कर ले, जैसे इस केस में हो रहा है। इसीलिए तुम्हें हर बिजनेस को
ट्रैक करना होता है टाइम टू टाइम। अब तुम खुद देख लो, एशियन पेंट्स एक टाइम पे किस रेट पे ग्रो किया करता था, लेकिन आज इसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 5% की रह गई है। और अब कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि ये मार्केटिंग पे भी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं ताकि ये अपने ब्रांड की और प्रेजेंस बना पाए। जैसे कि ये टीम इंडिया के कलर पार्टनर बन गए, केबीसी में आ गए, बिग बॉस में आ गए, स्पॉटिफाई पे अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है ना, तो ये अपनी मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं ताकि लोगों को इनके ब्रांड के बारे में और ज्यादा पता लगे। बाकी पेंट इंडस्ट्री साइक्लिकल है, करंटली इंडस्ट्री में डिमांड है नहीं, खर्चा इनका लगता जा रहा है। बिरला ओपस इनसे मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, जिसकी वजह से अपनी सेल्स को ये सिर्फ 4% से ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब ये सब चल रहा है एशियन पेंट्स में। अब इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैनेजमेंट ने Q4 में क्या ग्रोथ गाइडेंस दे रखी है। अगर तुम्हें ये अब तक की रिसर्च पसंद आ रही है ना, क्योंकि इस रिसर्च को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और तुम और ऐसे स्टॉक्स की रिसर्च देखना चाहते हो, तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, गाइडेंस में मैनेजमेंट ये बता रही है कि हम Q4 में ना मिड सिंगल डिजिट रिवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 5% के आसपास की सेल्स ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, जिसमें इनकी वॉल्यूम ग्रोथ होगी 8 से 10%, लेकिन इनकी वैल्यू ग्रोथ होगी 5 से 6%। यानी कि अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट की सेल तो 8 से 10% से इंक्रीज करेंगे, लेकिन फिर भी इनकी टोटल रिवेन्यू में ग्रोथ 5 से 6% के बीच में आएगी, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे बेचेंगे। और ये बात मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी कि जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे बेचती है तो वो कंसर्न का साइन होता है। तो एशियन पेंट्स ना एक बहुत अच्छी केस स्टडी है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि भाई एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी बैलेंस शीट और एक अच्छी कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ होती है। लेकिन सच बताऊं, मार्केट सबसे पहले ना ग्रोथ को देखता है, और एशियन पेंट्स तो 5% से ग्रो करने की बातें कर रहा है, जो कि निफ्टी से सिग्निफिकेंटली कम है। तो तुम देख रहे हो कि कैसे एशियन पेंट्स, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में अपनी सेल्स को 35% से ग्रो किया था, आज वो 5% की ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था ना कि दुनिया रोज बदलती है। जिस बिजनेस में पहले ग्रोथ थी, कल को जाके उसमें ग्रोथ जा सकती है, और जिस बिजनेस में पहले ग्रोथ नहीं थी, कल को जाके उसमें ग्रोथ वापस आ सकती है। इसीलिए हमें हर बिजनेस को हर 3 महीने में ट्रैक करना पड़ता है। अब समझे तुम ट्रैक करने की इंपॉर्टेंस। अब सच बताऊं तो इस कंपनी की वैल्यूएशन निकालने का मेरा मन भी नहीं कर रहा। 5% की ग्रोथ की मैं क्या वैल्यूएशन निकाल के अपना टाइम वेस्ट करूं, पर तुम्हारे लिए मैं फिर भी निकाल देता हूं। तो इनका 9 मंथ FY26 के हिसाब से पैट मार्जिन है 12.2% का। तो एज्यूम करते हैं कि ये कंपनी इस साल भी 12.2% का पैट मार्जिन ही मेंटेन करेगी। इजी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 12% का पैट मार्जिन मेंटेन करेगी। अब 9 मंथ FY26 की सेल्स तो हमें पता ही है, सिर्फ Q4 FY26 की सेल्स नहीं पता। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, Q4 FY25 की सेल को 5% से बढ़ा देता हूं, तो Q4 FY26 की एक्सपेक्टेड सेल्स मिल जाएगी। फिर उस पर 12% का पैट मार्जिन लगा के इस साल का पैट कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर इसकी पीई रेशो और पेग रेशो निकाल लेंगे। तो इनकी FY26 की एक्सपेक्टेड सेल्स हो गई 35,250 करोड़ के आसपास की, जिसमें इनका मार्जिन एज्यूम करते हैं कि 12.2% होगा। तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा FY26 का 4,300 करोड़ के आसपास का। तो इनकी पी रेशो क्या हो गई। अब पी रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है, करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इस साल का एस्टिमेटेड पैट कितना है, और इनका करंट मार्केट कैप है 2,36,000 करोड़ का, और इस साल का एस्टिमेटेड पैट है 4,300 करोड़ का। तो इनकी पी रेशो हो गई 55 के आसपास की, और ये कंपनी 5% से ग्रो करने की बातें कर रही है। तो पैग रेशो कितनी हो गई, पैग रेशो हो गई 55 डिवाइड बाय 5, यानी कि ऑलमोस्ट 11 की पैग रेशो हो गई FY26 के हिसाब से। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब ये तो मैंने तुम्हें एशियन पेंट्स की कहानी समझा दी। अब देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि पेंट्स इंडस्ट्री साइक्लिकल इंडस्ट्री है, और एशियन पेंट्स में इतनी ग्रोथ ही नहीं है कि मैं इस पे रिसर्च करूं आगे। इसकी जगह तुम्हें हाई ग्रोथ सेक्टर्स की रिसर्च करने पे फोकस करना चाहिए, और इस चैनल पे हम हाई ग्रोथ स्टॉक्स की डिटेल में एनालिसिस करते हैं, और उनको लगातार हर 3 महीने में ट्रैक करते हैं। और ऐसे ही एक हाई ग्रोथ स्टॉक की मैंने डिटेल में एनालिसिस कर रखी है, और वो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, तो फटाफट जाके उस वीडियो को चेकआउट करो।